हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आ चुके हो तो प्लीज लाइव चैट में लिखो हाय हेलो करके, कुछ भी लिखो। हाय हेलो करके आप लोग कुछ भी लिखो प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। अगर आ गए हो तो प्लीज हाय हेलो करके लिख दो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन से, ठीक है। ओके, तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, बिकॉज आज का लाइक टारगेट है 300 प्लस। 300 प्लस का लाइक टारगेट है। जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो और शेयर करो ये लिंक को हर एक कॉलेज ग्रुप में। हर एक कॉलेज ग्रुप में आप लोग ये लिंक को शेयर करोगे, बिकॉज आज का लेक्चर जो है वो बहुत भारी भरकम होने वाला है। और रात को 9 बजे हम लोग लीडरशिप करने वाले हैं। लीडरशिप करने वाले हैं वन शॉट में, इसीलिए आ जाना। रात को 9 बजे हम लोग लीडरशिप करने वाले हैं, 9 बजे आ जाना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी ध्यान दो, अभी आप बोलो कि मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं, बताइए। ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2 लेक्चर 2 स्टार्ट करें या ना करें, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सब कोई बताइए। हाँ सर स्टार्ट कर दो, हाँ सर स्टार्ट कर दो। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डेलीगेशन का मतलब, कि भैया डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक जो ऑथोरिटी ट्रांसफर होती है, जो पावर ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। यानी कि अगर एक बॉस, अगर एक मालिक अपने सबऑर्डिनेट या अपने इंप्लॉइज को थोड़ा बहुत पावर दे दिया अपना, तो उसको क्या बोलोगे, डेलीगेशन। सिंपल। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी। यानी कि अगर एक मालिक अपने एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत ऑथोरिटी दे दिया, थोड़ा बहुत पावर दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। मान लो मेरा यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है। तो इन सब चीज को अकेले मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं इन सब चीज को चाह के भी अकेले मैनेज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं किसकी हेल्प लेता हूं, इसके लिए मैं एडमिन की हेल्प लेता हूं। यानी कि मैं एडमिन को अपना कुछ पावर डेलीगेट करके रखा हूं कि तुम मेरे बिहाफ में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, तुम मेरे बिहाफ में व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देना, तुम मेरे बिहाफ में यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट कर देना। यानी मैं एडमिन का हेल्प लेता हूं, तभी जाके पूरा का पूरा काम हो पाता है। एक इंसान सारा का सारा काम नहीं कर सकता, डेलीगेट करना पड़ता है उसको काम। आप अपने स्कूल के काम भी बहुत सारे डेलीगेट करते थे, जैसे कि होमवर्क मिलता था या तो होम टास्क मिलता था, तो आप हर दोस्त से करवा लेते थे। भाई तुम मेरा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना दियो ना प्लीज, भाई तुम मेरा ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट बना दियो ना प्लीज, भाई तुम मेरा साइंस का प्रोजेक्ट बना दियो ना प्लीज। और तुम एकदम बैठ के चिल करते थे। वाह, मेरे दोस्त लोग तो है ही, इतने सारे दोस्त लोग हैं, एक एक करके प्रोजेक्ट बना दिया, बस बात खत्म, सिंपल। इसको क्या बोलते हो, डेलीगेशन। इसको क्या बोलते हो, डेलीगेशन। यानी अपना पावर, अपना ऑथोरिटी को डेलीगेट करना, अपना पावर, अपना ऑथोरिटी को डेलीगेट करना। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी merely means the granting the authority to subordinate to operate within prescribed limit। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने ऑथोरिटी को दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसी सबऑर्डिनेट को, किसी एम्प्लॉय को, कि भाई एम्प्लॉय तू मेरा पावर का इस्तेमाल कर, लेकिन लिमिट में। तू मेरा पावर का इस्तेमाल कर, लेकिन लिमिट में। तुम सिर्फ इतना पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना पावर मैंने दिया है सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, लिमिट में, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। मैंने अपने एडमिन को बोल के रखा है तू सिर्फ टेलीग्राम पे पोस्ट डालेगा, तू सिर्फ अगर कोई नोटिफिकेशन रहेगा तो वो डालेगा, अगर किसी को ऐड करना है, रिमूव करना है, या कुछ मतलब कि ग्लिचेस है वो सॉल्व करेगा। तो मैंने अपना एडमिन को कुछ ही पावर दिया है, सारा का सारा पावर नहीं दिया उसको। ये नहीं बोला है कि यूट्यूब में आजा पढ़ा ले, नहीं, उसको मैंने कुछ ही पावर दिया है। तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। क्लियर है। आइए, सो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। और एक लाइन ऐड कर देना इसमें, 2 मार्क्स का आएगा ना डेलीगेशन, तो और एक लाइन ऐड कर देना।
इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि ये डाउनवर्ड ट्रांसफर है। सिंपल सा बात है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में जाता है। सुपीरियर कहां पे बैठा रहता है? ये टॉप में। सबऑर्डिनेट कहां पे रहता है? नीचे। तो डाउनवर्ड गया ना। अरे भैया डेलीगेशन का मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर होना है ना, सिंपल सा बात है। ओके, इट इज द प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इनेबल्स ए मैनेजर टू यूज हिज नेम। यानी कि यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डेलीगेशन का यूज करो, बिकॉज हर वो काम हर कोई नहीं कर सकता। हर वो काम हर कोई नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। मैं अकेले सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे को आदमी चाहिए होंगे, मेरे को डेलीगेट करने पड़ेंगे अपने पावर्स, फिर ही कुछ कर पाऊंगा, सिंपल सा बात है। तो डेलीगेशन आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। बताओ चैट बॉक्स में क्लियर है या नहीं है, बताओ। डेलीगेशन का मतलब क्लियर है या नहीं है, बताओ चैट बॉक्स में, हर कोई बता दो क्लियर है करके बताओ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। लेकिन आप लोग बताओगे अभी कि क्या क्या एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, जल्दी बताओ। आप लोग का वेट कर रहा हूं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेलीगेशन में आते हैं? तो डेलीगेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बताइए। यानी कि डेलीगेशन के अंदर क्या क्या आइटम्स है भैया, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है डेलीगेशन के अंदर, बताओ चैट बॉक्स में। 3 नाम बताओ, 3 नाम भैया, 3 नाम चाहिए मुझको, 3 नाम। एक है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब मेरे पास पावर है डिसीजन बनाने का, मेरे पास पावर है डिसीजन बनाने का। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, अगर सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया गया तो ये सबऑर्डिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को परफॉर्म करे। अगर एम्प्लॉय को, अगर ये कंपनी के नौकर को, अगर एम्प्लॉय को कुछ काम दिया गया तो उस एम्प्लॉय का ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को परफॉर्म करे, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब इसका जवाबदारी कौन लेगा, इसके लिए जब मतलब कि जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे मान लो कि सीनियर मैनेजर को एक टास्क परफॉर्म करने दिया गया, सीनियर मैनेजर को एक टास्क दिया गया, बॉस ने सीनियर मैनेजर को एक टास्क दिया और बोला कि ये टास्क करवा लेना एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय ने वो टास्क नहीं किया, तो बात किसको सुनना पड़ेगा बताओ। बॉस से बात किसको सुनना पड़ेगा, बॉस से बात किसको सुनना पड़ेगा, एम्प्लॉय को या सीनियर मैनेजर को, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर मान लो कि सीनियर मैनेजर को कोई काम दे दिया गया और सीनियर मैनेजर को बोला गया कि एम्प्लॉयज से ये काम करवा लेना, लेकिन एम्प्लॉयज ने वो काम नहीं किया, एम्प्लॉयज ने वो काम में गलती कर दी, तो किसको बात सुनना पड़ेगा, कौन अकाउंटेबल रहेगा इसका, सीनियर मैनेजर। कौन रहेगा, सीनियर मैनेजर, सिंपल सा बात है, सीनियर मैनेजर। जैसे क्लास का जो मॉनिटर रहता था ना, अगर बच्चे लोग चिल्लाते रहते थे तो मॉनिटर के ऊपर पूरा ब्लेम जाता था, कैसे मॉनिटर गिरी कर रहा है तुम, कैसे मॉनिटर गिरी कर रहा है कि एक बच्चे को भी नहीं संभाल पा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी। इसका अकाउंटेबल कौन बनेगा। तो एलिमेंट्स में आता है 3, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑथोरिटी के बारे में। ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब क्या है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है ये फैसला लेने का, मेरे पास पावर है ये फैसला लेने का, मैं किसी को भी गाइड कर सकता हूं, मेरे पास ये पावर है। ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। इसके बाद ऑथोरिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ऑथोरिटी ये बताता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बताता है। ऑथोरिटी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बताता है कि किसके पास पावर है, कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, सिंपल सा बात है। किसके पास पावर है और कौन मुझे ऑर्डर दे सकता है, ये कौन बताता है, और ये बताता है ऑथोरिटी। ठीक है, तो ऑथोरिटी, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबऑर्डिनेट का कर्म है, एक सबऑर्डिनेट का धर्म है।
अगर आपको आपके बॉस ने काम दिया है तो ये आपका कर्म है, ये धर्म है कि आप उस टास्क को परफॉर्म करो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टास्क को आप प्रॉपरली परफॉर्म करो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ड्यूटीज को आप प्रॉपरली परफॉर्म करो, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका धर्म है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबऑर्डिनेट को जो दिया जाता है। मान लीजिए कि एक बॉस ने एक सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया, अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस काम को पूरा करे, अच्छे से पूरा करे। और थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब इसकी जवाबदारी कौन लेगा? मैंने सीनियर मैनेजर का एग्जांपल लिया। बॉस ने सीनियर मैनेजर को टास्क दिया था कि भैया मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, ये सब सारे काम अपने एम्प्लॉय से करवा लेना, और उनके एम्प्लॉयज ने कुछ गलती कर दी, तो बताइए इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? इसका जवाब किसको देना पड़ेगा बताइए? सीनियर मैनेजर को या एम्प्लॉय को? बताइए। एम्प्लॉय ने गलती की, भाड़ में जाए एम्प्लॉयज, इसका जवाब तो भैया सीनियर मैनेजर को ही देना पड़ेगा। डांट तो सीनियर मैनेजर को ही सुनना पड़ेगा बॉस से, एम्प्लॉय सुनने नहीं जाएगा। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सुपीरियर को आंसर कौन करेगा। ओके, चलिए तो आइए अब इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस, ऑलरेडी सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। इसके बाद देखिए मीनिंग, ऑथोरिटी का मीनिंग देखिए, राइट टू कमांड। ओके, राइट टू कमांड मतलब लीड कर सकता है ऑथोरिटी में। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, यानी कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये टास्क को परफॉर्म करूं। और अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल, कौन जवाबदारी देगा, किसकी मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जवाब देने के लिए। आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, जब इसका कोई आउटकम आएगा तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन देखिए, अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। ऑथोरिटी जो है ये एक फॉर्मल पोजीशन से अराइज होता है, फॉर्मल पोजीशन से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अराइज होता है ये, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड ऑथोरिटी, ठीक है, और यहां पे अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है। अगर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम को आप परफॉर्म कर दो, तो आप ही तो इसका जवाबदारी दोगे ना, आप ही तो इसका जवाब दोगे ना, सिंपल सा बात है। तो यहां पे अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड ऑथोरिटी, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। इसके बाद क्या ऑथोरिटी हम लोग मतलब कि बांट सकते हैं क्या? क्या ऑथोरिटी हम लोग की बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते, एंटायरली डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं किया जा सकता। और यहां पे ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी तो किया ही नहीं जा सकता डेलीगेट। अगर सीनियर मैनेजर को बात सुनना है तो सीनियर मैनेजर ही सुनेगा, उसके बदले में एम्प्लॉय नहीं सुनेगा बात। अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट किया ही नहीं जा सकता। अगर तुमको बात सुनना रहेगा तो तुम ही बात सुनेगा, तुमको ही जवाब देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। बॉस ने तुमको काम दिया है तो क्या जवाब कोई दूसरा देगा क्या? बॉस ने तुमको काम दिया है तो जवाब क्या कोई दूसरा देगा क्या? जवाब तुम ही दोगे। जवाब कौन देगा? तुम ही दोगे। इसके बाद फ्लो, इसका होता है डाउनवर्ड फ्लो, इसका होता है अपवर्ड फ्लो, इसका होता है अपवर्ड फ्लो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, डेलीगेशन करके क्या फायदा मिलता है? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। अरे बाबा, जो एग्जीक्यूटिव रहता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा रहता है, उसका जो वर्कलोड रहता है ना भाई, क्या बताऊं। सो अगर एग्जीक्यूटिव लोग अपना वर्कलोड को कम करना चाहता है तो अपना ऑथोरिटी को डेलीगेट करे, सिंपल सा बात है। अपना ऑथोरिटी को वो क्या करे? डेलीगेट करे, डेलीगेट, सबको बांटे अपना ऑथोरिटी, सिंपल सा बात है। मेरे पास बहुत वर्कलोड है तो मैं अपना कुछ ऑथोरिटी, कुछ पावर अपने एडमिन को डेलीगेट कर दिया ना, सिंपल। अपने एडमिन को मैं कुछ पावर डेलीगेट कर दिया ना कि कुछ काम तू मेरे बदले में कर ले भाई, मेरे से इतना काम नहीं हो रहा है,
कुछ काम तू मेरे बदले में कर ले। इससे क्या हो गया, मेरा वर्कलोड रिड्यूस हो गया, मेरा वर्कलोड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स, सिंपल सा बात है। इसके बाद इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है। मैं अपने एडमिन को कुछ काम दे रहा हूं तो उसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको भी तो कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये ग्रुप्स को मैनेज किया जाता है, किस तरह से इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से यूट्यूब के कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है। तो अगर मैं अपने एडमिन को कुछ काम दे रहा हूं तो वो कुछ सीख भी तो रहा है, डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, उसका अपना टैलेंट को वो यूटिलाइज भी तो कर पा रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा डिसीजन पॉसिबल है। अगर मैं अपना पावर किसी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो इंसान बिना सोचे अपना पावर का इस्तेमाल करेगा, बिना सोचे वो पावर का इस्तेमाल करेगा। मैंने अपना कुछ पावर अपने एम्प्लॉय को, अपने होनहार एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे से बिना पूछे वो अपना पावर को इस्तेमाल कर सकता है ना, सिंपल सा बात है। तो क्विक एंड बेटर डिसीजन ले सकता है वो, सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद सबऑर्डिनेट का भी मोटिवेशन हाई रहता है कि बॉस ने हमको दिया है, बॉस ने हमको अपना पावर देके रखा है, तो सबऑर्डिनेट का भी मोटिवेशन जो है वो हाई रहता है। बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मतलब कि डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। इसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी आप बहुत अच्छा से मतलब कि तालमेल भी आप बहुत अच्छा से बना सकते हो। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा बात है। तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंस पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, आ सकता है। अब पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। जरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप डेलीगेट कर रहे हो लोएस्ट लेवल तक, अपना ऑथोरिटी को आप डेलीगेट कर रहे हो लोएस्ट लेवल तक, यानी कि अपने पास कोई पावर रखा ही नहीं है, अपना 100% ऑथोरिटी को आप डेलीगेट कर दिए लोएस्ट लेवल तक। Decentralization refers to the systematic effort to delegate the lowest level all authority except the one which can be exercised at a central point। यानी कि वो ऑथोरिटी बस अपने पास रखोगे जिसको सिर्फ सेंट्रलाइज्ड वे में ही आप कर सकते हो, बाकी सब आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे। डिसेंट्रलाइज मतलब सबको सबका अपना ऑथोरिटी देने का वादा कर दोगे, सिंपल सा। मान लो बाटा, बाटा बाटा एग्जांपल है, बाटा। कौन कौन बाटा का शोरूम देखा है बताओ, जूते वाला जो शोरूम होता है बाटा का, किसने किसने बाटा का शोरूम देखा है बताओ, बताओ 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 बताओ। एग्जांपल लेता हूं बाटा के ऊपर, ओके, एग्जांपल लेता हूं बाटा के ऊपर। अब देखो, बाटा के बहुत सारे शॉप्स हैं, कोलकाता में बोल लो, मुंबई में बोल लो, हर जगह बाटा के शॉप्स हैं। हर जगह, हर सिटीज में कितने कितने सारे के सारे बाटा के शॉप हैं। हर एक शॉप अपना अपना डिसीजन ले सकता है, हर एक शॉप अपना अपना डिसीजन ले सकता है। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक डिसीजन वो ले सकता है, सिंपल सा बात है। कैसे बेचना है, कैसे नहीं बेचना है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ये एग्जांपल था, ये एक एग्जांपल था कि अगर मान लो कि बाटा का हर एक दुकान, हर एक शोरूम अपना अपना डिसीजन, अपना अपना फैसला खुद ही ले रहा है कि उसको कैसे बेचना है सामान, उसको किसको बेचना है सामान, उसको किस टेक्निक से बेचना है सामान। जितना ऑथोरिटी उन लोगों को दिया गया, उस ऑथोरिटी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या क्या, अरे भैया हम अपना ऑथोरिटी को दे दिए लोएस्ट लेवल तक, बस कुछ कुछ ऑथोरिटी अपने हाथ में रखे हैं सेंट्रलाइज्ड के लिए, ठीक है, कुछ कुछ ऑथोरिटी अपने हाथों में रखे हैं, बाकी सारे ऑथोरिटी हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा हर काम के लिए, अब मुझसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा हर काम के लिए, अब वो लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, खुद ही मनमर्जी से अपना कुछ बेच सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं अभी। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस मतलब कि हम लोग सारे के सारे लेवल्स में हम लोग मतलब कि ऑथोरिटी को ये कर रहे हैं, मतलब कि ये कर रहे हैं, मतलब कि बांट रहे हैं। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पूरा का पूरा लेवल्स में हम लोग डेलीगेट कर रहे हैं, लोएस्ट लेवल तक हम लोग डेलीगेट कर देना ऑथोरिटी को। सबको सबको कुछ ना कुछ पावर मिल चुका है, सबको कुछ ना कुछ पावर मिल चुका है, ठीक है।
So this empowers lower level to take decisions regarding problem faced by without having to go to the upper level. यानी कि लोअर लेवल अपने से डिसीजन ले सकता है बिना पूछे, फालतू का पूछे क्यों, इतना इतना टाइम क्यों कंज्यूम करे, अपने से डिसीजन लो। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मोटो क्या रहता है, अपने से फैसला लो, अपने से डिसीजन लो, सिंपल सा बात है। क्या आप लोग समझ पाए हो डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि लोएस्ट लेवल तक ऑथोरिटी जाती है, ठीक है, ओके। अब आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट, मतलब एक सबऑर्डिनेट के अंदर ना एक इनिशिएटिव आ जाता है कि हमको भी मतलब कि हमको भी पावर चाहिए, हमको भी अथॉरिटी चाहिए। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन द सबऑर्डिनेट एज दे आर गिवन फुल फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। It helps to promote confidence and self-reliance in the subordinate as they are given freedom to take their own decision. इसके बाद है फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट को भी यहां पे डेवलप करना है। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ट्रेनिंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द हैंडलिंग द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस द टैलेंट ऑफ द मैनेजर टू द एम्प्लॉइज। यानी कि फ्यूचर के लिए जो मैनेजरियल टैलेंट है, फ्यूचर में जो मैनेजर बनने वाला है उसको भी आप डेवलप कर रहे हो, तो डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप आज थोड़ा सा पावर दे दो किसी को, तो फ्यूचर में कोई होनहार आदमी उसको बेहतर यूज करके मैनेजर बन सके। तो डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद क्विक, मतलब कि बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आप फैसला ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी, बहुत क्विक वे में, बहुत क्विक मैनर में आप फैसले ले सकते हो। तो क्विक डिसीजन मेकिंग सिंपल सा बात है, सिंस द मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन एट ऑल लेवल्स नियरेस्ट टू द प्रॉफिट ऑफ एक्शंस हेल्प देम टू टेक बेटर एंड क्विक डिसीजंस। इसके बाद अरे भैया ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में थोड़ा छुटकारा मिलता है, रिलीव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन करने से ना क्या होता है ना, इतना ज्यादा बर्डन नहीं आता टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, इतना ज्यादा कोई पूछताछ नहीं करता, आराम से अपना काम करता रहता है, सिंपल। तो रिलीव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका फोर्थ इंपॉर्टेंस है। इसके बाद फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम करेगा, और अपने अपने तरीके से काम करने की वजह से ग्रो करेगा, ग्रोथ होगा उनका, ठीक है। इट अलाउज द डिपार्टमेंटल हेड्स and employees to perform in the best possible manner. डिपार्टमेंटल हेड्स को ये पावर मिल जाएगा, अलाउंस मिल जाएगा कि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम कर सके। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज पॉसिबल एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल अदर एक्टिविटीज। क्लियर है? चलिए, ये पूरा का पूरा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, इंपॉर्टेंस है। आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका यहाँ पे डिफरेंस। आइए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचर। यहाँ पे होता है इट इज एन कंपल्सरी एक्ट, यानी कि आपको बहुत कंपल्सरली आपको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट के लिए डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट चाहते हो तो भैया डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, कोई हालत में, कोई भी हालत में आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। यानी कि देखिए, आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, आपको किसी भी हाल में एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को अपना काम बांटना ही पड़ेगा। तो डेलीगेशन जो है ना वो कंपलसरी है। डेलीगेशन क्या है, कंपलसरी। याद कीजिए, डेलीगेशन क्या है, इट इज एन कंपलसरी एक्ट। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, सिंपल सा बात। डिसेंट्रलाइजेशन आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, आपके मन के ऊपर डिपेंड है, आप फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेलीगेशन जो है ना वो कंपलसरी है। क्लियर है? ओके। इसके बाद देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मिलता है लेस फ्रीडम, और
कि डिसेंट्रलाइजेशन में मिलता है ग्रेटर फ्रीडम, तो डेलीगेशन में मिल रहा है आपको बहुत कम फ्रीडम, लेस फ्रीडम मिल रहा है डेलीगेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मिल रहा है ग्रेटर फ्रीडम, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है आपको, आजादी आजादी आजादी। ठीक है, इसके बाद स्टेटस, इट इज ए प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। तो ये जो है मतलब इसमें क्या होता है, शेयर टास्क होता है, मतलब कि आप अपने टास्क को शेयर कर रहे हो इधर। इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यहां पे टॉप मैनेजमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, उसी पॉलिसी से आप अपना काम कर रहे हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, उसी पॉलिसी से आप काम किए जा रहे हो। ओके, स्कोप स्कोप, तो इसमें होता है नैरो स्कोप, इसमें होता है वाइड स्कोप है, यानी कि डेलीगेशन में होता है नैरो स्कोप और डिसेंट्रलाइजेशन में होता है वाइड स्कोप। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि भैया टॉप से लेके लोएस्ट लेवल तक हर एक लेवल में आप कर रहे हो अथॉरिटी को डेलीगेट, हर एक लेवल में, लेकिन आप इसमें तो सिर्फ एक ही या दो ही जन को सिर्फ पावर दे रहे हो ना अपना। ठीक है, इसका जो पर्पस है, अब इसका पर्पस देखिए, पर्पस नैरो एज इट कन्फाइंड टू ए सुपीरियर टू हिज इमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट, इसका जो पर्पस है वो नैरो है, इसका वाइड है। ठीक है, आइए तो ये डिफरेंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आप इसका डिफरेंस जो है ना पढ़ लीजिएगा, रीडिंग के लिए काफी है। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, सिलेबस में दिया हुआ है, करना पड़ेगा, 10 मार्क्स का आ सकता है। यस दोस्तों, 10 मार्क्स का आ सकता है, इसीलिए ध्यान दे दो कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो क्लियरली डिफाइन करता है, यानी एक ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, मकसद हमारा टारगेट क्या है, ये क्लियरली डिफाइन करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्लियरली डिफाइन करता है हमारे गोल्स को। इसके बाद वर्क को डिवाइड करता है, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ना हमारा जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप बेस्ड ऑन द स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेस। हियरार्ची एंड ऑथोरिटी, एस्टैब्लिश ए क्लियर हियरार्ची, सबको पता रहता है कि मेरा रोल क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा ऑथोरिटी क्या है, सबको पता रहता है कि मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूं। ठीक है, तो हियरार्ची एंड ऑथोरिटी भी एक प्रिंसिपल है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करवाता है, यानी इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट चेप देना, यहां पे क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट प्रिंसिपल्स में चेप देना। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करवाता है कि तालमेल बना रहे, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे का मतलब कि काम में इंपैक्ट लाए। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर मान लो कि कभी कुछ चेंज हो जाए, कोई चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर पाए, कोई चेंजिंग सिचुएशन में, कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम लोग अपने आप को क्या कर पाए, अडेप्ट कर पाए, बताओ अडेप्ट कर पाए। एफिशिएंसी मतलब हम लोग अपने रिसोर्सेस का बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाए, बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम लेवल में यूज कर पाए, ये 6 नंबर का प्रिंसिपल है। स्पेशलाइजेशन, encourage specialization where individuals or unit focuses on specific tasks or functions to enhance productivity and expertise। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वाला जो फंक्शन है ना वो स्पेशलाइजेशन पे भी फोकस करता है कि आप एक टास्क में इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाओ कि ऑर्गेनाइजेशन को आपकी वजह से क्या हो, तरक्की मिले। यूनिटी ऑफ कमांड भी होता है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। इसका मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस रहना चाहिए, एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस रहता है ऑर्गेनाइजिंग में। ओके, स्केलर प्रिंसिपल भी रहता है, सिंपल सा बात है। ए यहाँ पे बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी डी को रिपोर्ट करेगा, डी ई को रिपोर्ट करेगा, ई एफ को रिपोर्ट करेगा। इस तरीके से टॉप टू बॉटम में जाता है, ऑथोरिटी जो होता है वो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल।
स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब मेंटेन एन ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सुपीरियर काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या है, मेंटेन ए ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल टू इंश्योर सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली मैनेज एंड सुपरवाइज देयर सुपर, मतलब कि सबऑर्डिनेट, यानी कि उतना ही इंप्लॉइज को अपने अंडर रखो जितने को तो मैनेज कर पाओ। सिंपल। ऑर्गेनाइजिंग का ये भी एक प्रिंसिपल है कि उतना ही एक सबऑर्डिनेट को रखो जितने को तो मैनेज कर पाओ। इसके बाद बहुत सारा आता है यूनिटी ऑफ, मतलब कि डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Ensure that all activity are aligned with the overall objective of the organization to achieve unity of direction। सिंपल सा बात है। इसके बाद आता है बैलेंस। स्ट्राइव फॉर ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक बैलेंस बना के रखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, एक बैलेंस बना के रखो सेंट्रलाइजेशन और मतलब कि सेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, ये 14 प्रिंसिपल्स है। आपको उतना पूछा भी नहीं जाएगा, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो 10 प्रिंसिपल्स बता देना, ठीक है। अगर 10 मार्क्स के लिए पूछा गया तो 10 प्रिंसिपल बता देना। आइए अभी हम लोग अपना आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। जस्ट अब 10 मिनट का खेला बचा हुआ है, जरा आप ध्यान दे दो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, लेकिन वापस पढ़ने वाले हैं बिकॉज आपके जो सिलेबस है ना उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और भी हैं। आइए आप मतलब कि जरा ध्यान दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, टॉप टू बॉटम ऑथोरिटी जो है फ्लो करती है। ऑथोरिटी जो है ना वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। जैसे कि आप मान लीजिए एक बॉस है, बॉस के अंदर यहां पे मान लीजिए 2 मैनेजर है। अब उस मैनेजर के अंदर मान लीजिए 4 करके लेबर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जहां पे ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम जाती है, जहां पे ऊपर से नीचे तक ऑथोरिटी जाती है। सिंपल सी बात है। यहां पे क्या लिखा हुआ है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए, इन द स्ट्रक्चर ऑथोरिटी फ्लो वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विथ क्लियर लाइन्स ऑफ कमांड। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी है, क्लियर लाइन्स ऑफ कमांड में। तो टिपिकली फाउंड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और विद ए सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ये पाया जाता है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये पाया जाता है। क्लियर है? ओके जी। इसके बाद बात करेंगे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना भैया, स्टाफ लोग भी आ जाता है मदद करने के लिए, स्टाफ लोग भी आ जाता है एडवाइस देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। हम लोग भी हैं आपका। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो देखोगे, जैसे टाटा हो गया, जैसे मतलब कि टीसीएस हो गया, वो लोग क्या करता है ना, वो लोग अपने स्टाफ से भी मदद लेता है। स्टाफ को भी बोलता है कि भाई आप लोग भी कुछ एडवाइस दो, सपोर्ट दो, एक्सपर्टीज दो। क्या पता आपका एक्सपर्टीज के कारण ये ऑर्गेनाइजेशन चमक जाए। ठीक है, तो स्टाफ पोजीशन प्रोवाइड सपोर्ट, एडवाइस एंड एक्सपर्टीज टू द लाइन पोजीशन। जब स्टाफ लाइन पोजीशन को हेल्प करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब स्टाफ लाइन पोजीशन को हेल्प करता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हेल्प करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां पे क्या होता है, स्टाफ मेंबर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट ऑथोरिटी ओवर लाइन एम्प्लॉइज बट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टाफ मेंबर के पास डायरेक्ट ऑथोरिटी नहीं है, डायरेक्ट पावर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मदद कर देता है। स्टाफ के पास कहां से पावर रहेगा, वो तो स्टाफ है। तो ये आईटी डिपार्टमेंट्स, लीगल या तो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी होता है कि स्टाफ भी एडवाइस दे रहा है। ओके, फंक्शनल तो पढ़ा दिया, डिविजनल भी पढ़ा दिया, इसको वापस नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर बात करता है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को फॉलो करता है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव रादर देन द परमानेंट डिपार्टमेंट और फंक्शन। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का बात किया, उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज हमारे टीम में आएंगे, और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बस बात खत्म। वहां पे कोई डिपार्टमेंट्स नहीं रहता, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई डिपार्टमेंट्स नहीं रहता।
बस एक मतलब कि प्रोजेक्ट वाइज काम बना दिया, कौन कौन से स्किल्ड लेबर आने चाहिए हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसका तय कर दिया, बस बात खत्म हो गया। ओके, तो टीम मेंबर्स आर असेंबल्ड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एक्सपर्टीज, अकम्प्लिश प्रोजेक्ट गोल्स। ओके, इसके बाद बात करेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को घर में आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा तो 4-5 लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है जहां पे फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर मिक्स हो जाए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट बेस्ड मिक्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। जहां पे आप फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर का एकदम कॉम्बिनेशन देखोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलैबोरेशन देखने को मिलता है वहां पे, कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन। जहां पे फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड मिला के कोलैबोरेट करता है, आपस में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जहां पे हर एक एम्प्लॉयज को फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है एंड प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। दोनों के दोनों मैनेजर को ही रिपोर्ट करना पड़ता है, फंक्शनल मैनेजर को ही और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। इसके बाद लास्ट बात करते हैं नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम लोग एक्सटर्नल एंटिटीज से कुछ एक्सपर्टीज ले रहे हैं, बाहर वाले एंटिटीज का कुछ मदद ले रहे हैं, उनके साथ कुछ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन किए हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि कोई बाहर वाला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई कोई बाहर वाला कंपनी के साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक वाला कोलैबोरेट कर रहा हूं उसके साथ, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब पढ़ेंगे डिपार्टमेंटेशन किसको बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे कि डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, टास्क, पीपल। एक पीपल का एक टीम बनाना, एक टास्क का टीम बनाना, एक एक्टिविटीज को ग्रुप करना, और वो जो टीम बना है ना, उसको सर्टेन डिपार्टमेंट्स में बांट देना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में सिमिलर नेचर के लोगों को डाल दो, सिमिलर नेचर के लोगों को डाल दो। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर ए है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, मिस्टर बी है टैक्स डिपार्टमेंट का, मिस्टर सी है वापस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, मिस्टर डी है वापस टैक्स डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से ना हर एक आदमी को एक ही डिपार्टमेंट में डाल दो, सिंपल सा बात है। अगर मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से आया हूं तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, अगर कोई टैक्स बैकग्राउंड से आया है तो उसे टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, टास्क एंड पीपल इनटू फंक्शनल यूनिट और डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सिमिलर फंक्शंस, स्किल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो डिपार्टमेंटेशन का तो हम पूरा का पूरा आपको ये कर दिए, डिफाइन कर दिए। इसके बाद इसका नीड्स पढ़ते हैं, नीड्स। इसका नीड्स पढ़ते हैं। सबसे पहला नीड्स हो गया स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंटेशन है, अलाउस फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंट में बांटते हो तो क्या होता है? लोग स्पेशलाइज तरीके से काम करेंगे, लोग अपना काम को स्पेशलाइज तरीके से करेंगे, लोग अपने काम में और भी ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, बिकॉज वो वही काम कर रहे हैं जिस चीज में वो स्पेशल है, वो वही काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो नीड्स है, सबसे पहला नीड्स है स्पेशलाइजेशन, दूसरा नीड्स है कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेट कर पाते हो आप, एक दूसरे के साथ तालमेल बना पाते हो, एक दूसरे के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर पाते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से। एफिशिएंसी आपका हाईएस्ट लेवल पे रहता है, आप अपने रिसोर्स को बेहतर से बेहतर, बेटर से बेटर यूज कर सकते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से। हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना रिसोर्स बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली यूज करना आ जाता है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन है, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। हाउ इज द जोश गाइस? जोश खत्म हो गया क्या? हाउ इज द जोश? फटाफट से बताओ, है ना? बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, जरा ध्यान दे दो, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। लास्ट 2-3 टॉपिक से 5 मिनट का सेशन है, जरा ध्यान दो।
सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है ऑथोरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आप किसी को ऑथोरिटी दे रहे हो, अगर आप किसी को अपना पावर दे रहे हो, उसके साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, उसके साथ आप अकाउंटेबिलिटी भी दे रहे हो। यानी अगर आपके पास पावर है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस पावर को आप सही से इस्तेमाल करो, और अगर आप उस पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाए तो उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाना। यानी कि ऑथोरिटी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दोनों मिलती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, ऑथोरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सुने हो ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो ऑथोरिटी लोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा ही, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगा। इसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेट द टास्क। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या है कि अपना टास्क को क्लियरली बताओ, ऑब्जेक्टिव को, एक्सपेक्टेशन को। अरे भैया, आप जिसको डेलीगेट करने वाले हो टास्क, आप जिसको देने वाले हो टास्क, उसको क्लियरली बता दो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बॉस का ये फर्ज बनता है कि वो क्लियरली बता दे कि क्या क्या करना है। इसके बाद मतलब कि कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। जिसके पास कंपिटेंस है उसी को डेलीगेट करो ना, जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, उसको डेलीगेट करो ना। अगर मैं अपने पावर को ऐसे आदमी को डेलीगेट कर दिया जिस आदमी का कुछ आइडिया ही नहीं है, फिर तो मेरा पावर पूरा वेस्ट चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा पूरा पावर। इसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करो। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू एम्पावर द डेलीगेट टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर ट्रेनिंग दो उसको, जिसको तुम डेलीगेट करने वाले हो, जिसको तुम अपने पावर देने वाले हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ काम। उसको काम नहीं आता है, सिखाओ उसको काम, ट्रेन करो, रिसोर्स दो उसको प्रॉपर तरीके से कि वो काम को, कि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए। मॉनिटर एंड फीडबैक, उसको मॉनिटर करते रहो, देखते रहो, और उसको फीडबैक भी देते रहो कि तुम्हारा काम कैसा हो रहा है, काम कैसा नहीं हो रहा है। इफेक्टिव कंट्रोल, उसको बार बार कंट्रोल करते रहो, देखते रहो, चेक करते रहो कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, ठीक है, और हमेशा चेंज करते रहो। अगर मान लो वो सही काम नहीं कर रहा है तो दूसरे को दो, दूसरे को दो, ठीक है। तो यही था प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। इसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एंड कंट्रोल विद फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास पावर रहेगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंट्रलाइज्ड वे में पावर रखना। कुछ ही इंडिविजुअल के पास, कुछ ही लोग के पास सिर्फ पावर रहेगा, बाकी सबके पास पावर नहीं है। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं सेंट्रल। आइए अभी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ पावर्स जो है वो सेम हैंड्स में है, कुछ ही हैंड्स में है, फ्यू हैंड्स में है। मतलब पावर्स जो है वो फ्यू हैंड्स में है, और यहाँ पे पावर को डिसैमिनेट किया जाता है, मतलब कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके। इसके बाद इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड यहाँ पे सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है। यहाँ पे जो है ना रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी दिखाई देता है। सेंट्रलाइजेशन में ना रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी रहता है, अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास ही है, मैंने रिजर्व करके रखा है अथॉरिटी को। और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन का जो कम्युनिकेशन रहता है वो वर्टिकल रहता है, और ये ओपन एंड फ्री रहता है। इसके बाद यहाँ पे जो मतलब कि फैसला लेने का पावर रहता है वो स्लो रहता है, यहाँ पे कंपैरेटिवली फास्टर रहता है। एडवांटेज क्या मिलता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद लीडरशिप, शेयरिंग ऑफ बर्डन विद रिस्पांसिबिलिटी। तो जरा आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और बेस्ट सूटेड फॉर सेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूट करता है? स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूट करता है? लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बताओ? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बताओ? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपरवाइजर कितना सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है, एक सुपरवाइजर एक टाइम पर कितना सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। सबसे पहले एबिलिटी, सबसे पहले बात करेंगे मैनेजर का एबिलिटी। अगर मैनेजर का एबिलिटी है कि वो साथ साथ 100 सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है तो ठीक है, अच्छा बात है। अगर
उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो संभाल ही नहीं पाएगा। अगर उसके पास मतलब कि कैपेबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को संभाल पाए, तो मैनेजर के पास बहुत अच्छा एबिलिटी है कि वो संभाल पाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर ऑफ टास्क इन्फ्लुएंस द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स मैनर है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी झेलना पड़ता है, उससे ही यहाँ पे जजमेंट होता है कि कैसा मैनेजर है। मैनेजर क्या टफ से टफ सिचुएशन में मैनेज कर पा रहा है अपने, क्या मैनेजर टफ से टफ सिचुएशन में मैनेज कर पा रहा है या नहीं, इससे जजमेंट होता है कि मैनेजर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। इसके बाद क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजर के बीच में, तभी वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को सही तरीके से संभाल पाएगा, वो तभी अपने सबऑर्डिनेट को ज्यादा सही तरीके से संभाल पाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं रहा, अगर ठीक तरह से बात ही नहीं किया वो, फिर कैसे संभालेगा। इसके बाद होता है एम्प्लॉयज कंपिटेंस, द कंपिटेंसीज एंड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इंपैक्ट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मतलब कि टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड टूल्स कैन स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, तो अलाउइंग मैनेजर, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी रहा तो मैनेजमेंट ना बहुत सारे सबऑर्डिनेट को एक साथ संभाल सकते हैं। अच्छा टेक्नोलॉजी रहा तो सबऑर्डिनेट को बहुत सारे सबऑर्डिनेट को एक साथ संभाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं रहा तो फिर मुश्किल है, इतना एम्प्लॉयज को संभालना फिर मुश्किल है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस द लेयर ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंसीक्वेंटली द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, मतलब कि यही सब पॉइंट था, और बस 5 पॉइंट आपको याद करना है, 5 पॉइंट इजी इजी देख के याद कर लेना बस। आई होप आपका ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया पूरा डिटेल्ड मैनर में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।